कोई भी परीक्षा जब हम देने चलते हैं तो सबसे पहले उसमें जरूरी होता है उसका सिलेबस जानना। अगर हम सिलेबस जान लेते हैं तो समझ लीजिए हमको ये पता चल गया कि जहां जाना है उसका रास्ता क्या है, और फिर रास्ते पे चलने की बारी आती है। लेकिन कई बार हम जब रास्ता नहीं जान पाते हैं तो भटकाव हो जाता है और हम भटकते रहते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। 5-7 मिनट का ये समय दीजिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि सिलेबस क्या है और उसको कैसे पढ़ना है। ये परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, दो भागों में आप इसको बांट सकते हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रारंभिक परीक्षा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, सबसे पहले ये इसको हमको जानना होगा कि इसमें दो पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो जीएस का होगा, और एक दूसरा पेपर जो होगा वो होगा जनरल हिंदी का, सामान्य हिंदी का। जीएस का जो कुछ पेपर है उसमें 140 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 140 नंबर का ये होगा। दूसरा जो सेकंड पेपर है उसमें 60 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का ही होगा, और इस ये 60 नंबर का होगा। टोटल 200 अंक का ये प्रारंभिक परीक्षा का दोनों प्रश्न पत्र का अंक अगर आप जोड़ेंगे तो 200 अंक का होगा, यानी कि ये प्रारंभिक परीक्षा 200 अंक की होगी। अभी तक का जो इसमें मेरिट का वो रहा है एक लेखा जोखा, वो मैं आपको बताऊं तो मेरिट, ये ध्यान रखिए आप कि दोनों को जोड़कर बनाई जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि सीसैट की तरह एक पेपर केवल क्वालिफाइंग है। और आपको अगर इस परीक्षा को पास करना है तो दोनों में मिलाकर कम से कम 140 के आसपास का स्कोर करना जरूरी है। आपको इतना टारगेट लेके चलना चाहिए। पहले पेपर में 140 क्वेश्चंस में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 90 प्लस होना चाहिए। 90 से ऊपर क्वेश्चन अगर आपके इसमें सही हो जाते हैं, और 60 क्वेश्चन जो हिंदी का आता है उसमें जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम आप लेके चलिए 55 क्वेश्चन का, 50 से बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप दोनों जोड़ेंगे तो 150 के आसपास का अगर आपका टारगेट रहेगा तो आप बहुत आसानी से इसको पास कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि पेपर का नेचर कैसा है। लेकिन एक ये जनरल बातें हैं जिनको हमको फॉलो करके तैयारी करनी चाहिए। अब बारी आती है कि इसका पाठ्यक्रम का है। इसका अगर पाठ्यक्रम हम समझ लें तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। इसके पाठ्यक्रम में जो पहला हिस्सा है यानी कि जो जीएस का पोर्शन है उसको हम देखने जा रहे हैं। जीएस में कौन कौन से टॉपिक हैं, बहुत कुछ अलग नहीं है। जो पीसीएस का पैटर्न है वैसा ही इसमें फॉलो होता है, लेकिन कुछ इसमें चीजें परिवर्तित रहती हैं। वो परिवर्तन जो रेगुलर एग्जाम देने वाले लोग हैं उनको पता होता है। दो तीन चीजें इसमें पीसीएस से अलग है। पीसीएस का जो जीएस होता है उसमें सीसैट सेकंड पेपर में पूछा जाता है, इसलिए मैथ्स और जो रीजनिंग है ये दो पोर्शन वहां पर सेकंड पेपर में आ जाते हैं, लेकिन यहां पर ये इसी में शामिल होते हैं। ये जो पैटर्न है यहां पर आप कह सकते हैं जैसे बीओ का एग्जाम हो रहा है उस तरीके का पैटर्न है। अंतर यह है कि वहां पे 120 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहां पर 140। ठीक है। जो सिलेबस है, पहला इसमें टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का मतलब होता है कि इसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और आपको साथ में बायोलॉजी भी पढ़नी है। और इन सब में बायोलॉजी सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला सेगमेंट होता है। भारतीय इतिहास और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों चीजें अलग अलग लिखी होती हैं। भारतीय इतिहास को अगर हम डिवाइड करें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एंशियंट प्राचीन भारत, दूसरा मेड्यूअल यानी मध्यकालीन भारत, और तीसरा है मॉडर्न। और साथ में राष्ट्रीय आंदोलन का अलग से अध्ययन अपेक्षित होता है। यही कारण है कि मॉडर्न के अगर क्वेश्चन हम देखें तो सबसे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन होता है, और यहाँ जो 3 भागों में हम बांटते हैं उसमें भी मॉडर्न होता है। इस कारण से लगभग 40 to 50% आपका आधुनिक भारत से, और 50% में एंशियंट और मॉडर्न मेडुअल दोनों मिलाकर पूछा जाता है। इसलिए इसमें यह जानना जरूरी है कि आपको इसमें पढ़ना क्या है, क्या सामग्री आपको फॉलो करनी चाहिए। ऐसे पोर्शन जिनको डायरेक्टली लिखा गया है उन पर सामग्री आपको जरूर पढ़नी चाहिए। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था और संस्कृति सेम वैसे ही सिलेबस कॉपी किया गया है जैसे बीओ का सिलेबस है। तो भारतीय राजनीति की यानी कि पॉलिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। पॉलिटी के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये दोनों चीजें मिलाकर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रश्न होते हैं, कुछ सिद्धांत, बाकी सब करंट से रिलेटेड होता है। और ये जो संस्कृति वाला पोर्शन है, ये फिर से हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। चाहे भारत का इतिहास हम प्राचीन काल का पढ़ें, चाहे मध्यकालीन का पढ़ें, और चाहे आधुनिक काल का पढ़ें, संस्कृति उसमें पैरेलल आपको मिलती रहेगी। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ये सिलेबस में है। भारतीय कृषि का पोर्शन हम पढ़ लेते हैं कुछ ना कुछ ज्योग्राफी में, कुछ पोर्शन हम इसको इकोनॉमी में भी करंट डेटाज देखते हैं, और वाणिज्य और व्यापार के जो आंकड़े हैं वो करंट अफेयर पे डिपेंड करते हैं। करंट अफेयर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आंकड़े हैं, जहां से आपको 2-3 प्रश्न हर बार मिल ही जाते हैं। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण, तो इसमें जनसंख्या और शहरीकरण जो पोर्शन है, ये जनगणना से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं वहां से कवर हो जाता है। और पारिस्थितिकी मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये भूगोल वाला जो पोर्शन है वहां से रिलेटेड पोर्शन है, लेकिन अलग से इसको आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट बेस के प्रश्न हो वो आपके सही हो जाए। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। 2014 का एग्जाम हुआ जब प्री का, तो उस 2014 के एग्जाम में 50 से ऊपर प्रश्न यहां से पूछ लिए गए। 140 में से अगर 50 प्रश्न एक सेगमेंट से पूछे जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि हर बार ऐसे पूछे ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता कि ज्योग्राफी इस बार इतनी ही आए। लेकिन 2-3 पोर्शन इस एग्जाम के हैं, उनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका लगभग 75% कवर हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर बताता चलूं, एक है इतिहास, जिसको आप जो ये सारा सिलेबस दिया हुआ है भारत का इतिहास, संस्कृति और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास। दूसरा है भूगोल, ज्योग्राफी। और तीसरा पोर्शन है आपका पॉलिटी। और एक पोर्शन में इसमें और जोड़ दूं, साइंस। अगर इसको आप कवर कर लेते हैं, ये 4 पोर्शन, तो 75% आपका यहां से हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी ट्रेंड मिला है जब जनसंख्या नगरीकरण के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए गए, 8-10 प्रश्न तक मिल जाते हैं, तो हमको उन पोर्शंस पे भी लगातार ध्यान देना है। अब बारी आती है सामान्य बुद्धि परीक्षण की। सामान्य बुद्धि परीक्षण का मतलब यहां पर है कि आपसे ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत कठिन नहीं होते हैं, सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण लिखा होता है तो स्तर भी उनका सामान्य होता है। कुछ चीजें जो हैं आप अगर समझ लेंगे, बहुत सारी चीजें आपको ऐसा नहीं पढ़ने की जरूरत है कि पूरा अध्ययन कर रहे हैं आप 2 महीने रीजनिंग और मैथ्स पे ध्यान दे रहे हैं, तो यहां से आपको ये मान के चलिए मैक्सिमम 10-12-15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आप कर लेंगे। उनमें से 2-4-5 कठिन होते हैं, बाकी बहुत सरल होते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आरओ की नौकरी कर रहे हैं उनमें से मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जिनको मैथ और रीजनिंग आती है बहुत सही से। रीजनिंग तो बहुत सरल होता है, सबको लगभग आती है, लेकिन मैथ में कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि जहां भी ये लिखा मिल जाता है वहां पे कि मैथ या रीजनिंग का कोई भी पोर्शन, तो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले लोग बहुत घबराने लगते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर बारी आती है, ये एक पोर्शन यहाँ पर अभी वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, ये करंट अफेयर का पोर्शन है। करंट अफेयर में केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ही नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में सारी घटनाएं, इस स्तर की सारी घटनाएं, राष्ट्रीय स्तर के, चाहे वो इकोनॉमिक डेटाज की हम बात करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे वो साइंस की बात करें, चाहे हम इसमें किसी व्यक्ति की बात करें, कोई पोस्टिंग की बात करें, सारे करंट अफेयर के मुद्दे यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो पोर्शन है वो निर्णायक हो जाता है करंट अफेयर का, कि आप यहाँ पास हो रहे हैं या फेल। क्योंकि ट्रेडिशनल पोर्शन में जो परफॉर्मेंस है वो जागरूक कैंडिडेट की 2-4 क्वेश्चन इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तो लगभग बराबर रहती है। करंट अफेयर में आप लीड कर सकते हैं। करंट अफेयर का जो पोर्शन है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति कुछ निश्चित नहीं रही है। कभी कभी करंट के 25-30 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कभी कभी 15-20 प्रश्न मिलेंगे, कभी एक आध और कम। लेकिन इस पोर्शन को आप छोड़कर नहीं जा सकते। बाय द वे इसमें 25 प्रश्न आ गए तो आप क्या करेंगे? आप मान के चल सकते हैं कि 20-25 तो इसमें मिलने ही है, कभी कभी और ज्यादा भी मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, रोजगार,
तो जो इतिहास भूगोल और ये सारी चीजें हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर नहीं जाना है। इसको छोड़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर कम मेहनत करके आप ज्यादा चीजें कर सकते हैं। 200-400-500 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लें, एक नोट्स कोई अच्छा हो उसको आप रिवाइज कर लें, पढ़ लें, तो आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं। इधर के जो एग्जाम हुए यूपी कमीशन ने इसमें बहुत कुछ नहीं पूछा, इसलिए बहुत सारे लोग दुखी हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं कि इसको पूछा जाना चाहिए। डिमांड लगातार चल रही है, हो सकता है आयोग उन पे ध्यान दे और प्रश्नों की संख्या बढ़ाए, क्योंकि अन्य जो आयोग हैं वो अपने रीजनल पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और अपने स्टेट विशेष का सामान्य अध्ययन या आप कह सकते हैं जीके या जीएस जो भी आप उसको कहिए, उसको जरूर पूछता है। लेकिन यहां पर क्या है, ये जल्दी नहीं पूछ रहे हैं उतना ज्यादा संख्या में प्रश्नों को, तो इसकी मांग चल रही है तो ये भी पढ़ना जरूरी है। आप इस तरीके से इसको जीएस के प्रथम प्रश्न पत्र को आरओ के कवर कर सकते हैं। अब बारी आती है सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में कुछ लोग हैं जो कि 55 तक का स्कोर कर लेते हैं 60 में, उनका कुछ तरीका है और वास्तव में कुछ ऐसी सामग्री भी है कि उसको पढ़ के आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का स्कोर इसमें 45 के आसपास घूमा करता है और पेपर अगर टफ आ गया तो ये 55 वाले अगर 50 आ जाएंगे तो ये 40 के करीब आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पे 40 के करीब आ जाएंगे या 45 से कम है तो जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होगा तो आप पास करेंगे, नहीं तो वहां पे फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ पर 6 पोर्शन है और प्रत्येक पोर्शन से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 गुणे 6 आप ये कह सकते हैं कि सीधा इसका ये फार्मूला है, 60 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। 10 प्रश्न विलोम से, 10 प्रश्न वाक्य वर्तनी शुद्धि से, ऐसे ही सभी टॉपिक से। इसमें मेरा जो मानना है, विलोम से 5 प्रश्न तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन 5 प्रश्नों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कहने का मतलब है हर पोर्शन में आधे प्रश्न कठिन और आधे प्रश्न सरल पूछे जाते हैं। विशेष एवं विशेषण, ये जो पोर्शन है यहां पर लोगों को दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि विशेष और विशेषण को सही से समझाना और समझना ये दोनों कठिन काम है और प्रश्न जो पूछा जाता है स्टेटमेंट में दे दिया जाता है कि इसमें छांटिए। तो विशेष और विशेषण में 3-4 प्रश्न तो बड़े सरल होते हैं लेकिन आगे दिक्कत हो जाती है। और दूसरा है अन्य ये वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का जो पोर्शन, यहां पर भी कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर तरीके से तैयारी की जाए तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड पोर्शन है और यहां पर हर एक पोर्शन में आप 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी किसी पोर्शन में 10 के 10 कर सकते हैं। यानी कि यहां पर 55 क्वेश्चन स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, 54-55 क्वेश्चन स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आयोग एक आध गलत अगर पूछ लेता है कमीशन तो वो डिलीट होते हैं प्रश्न या क्या होता है वो तो अलग की बात है, बाकी आप यहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो इन सारे पोर्शंस को आप डील करके आसानी से एग्जाम को पास कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है और कहाँ क्या चीजें ध्यान देने योग्य हैं, और जल्दी ही हम लोग आपके लिए कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोगों को एक ऐसा कोर्स बना के दें जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो आप लोग टच में रहिए। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों तक फॉरवर्ड करिए। अगर कोई आपको इसके संबंधित इंक्वायरी करनी है, कोई भी परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307281212 पर। कॉल अगर हो सकता है आप करें तो कभी नहीं भी उठ सकती है या नॉर्मली उठाई जाएगी। और भी नंबर मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके हेल्पिंग नंबर होंगे, हेल्पलाइन होगी। लेकिन फिलहाल आप इस पे व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।